प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जिसे बनाया है आप जैसे लाखों छात्रों के प्यार तथा विश्वास ने। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं एक और शानदार क्लास में। गुड मॉर्निंग साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भैया टारगेट 95 बैच का तीसरा मॉडल पेपर। तो आओ बच्चों बिना देर किए इसको पढ़ते हैं। ये भैया मॉडल पेपर, इसी को आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया जाएगा और 20 में से 10 लघु उत्तरी और 6 में से 3 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आ जाओ भैया, देर किए बिना चलते हैं आगे। निर्देश आपको पता है कि आपको हमेशा इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इसके अलावा भैया खंड आ में 70 वास्तविक प्रश्न हैं, जिसमें से 35 करने हैं, 35 का ही मूल्यांकन होगा। 20 लघु उत्तरी प्रश्न है, जिसमें से 10 आपको करना है। 6 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिसमें से 3 आपको करना है। अब बच्चों अब हम पढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला है भैया जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनन की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। दूसरा है जीवों में अलैंगिक जनन का एक उदाहरण कौन सा है? मछली का जन्म देना, पौधों में बीज से वृद्धि, हाइड्रा का कली बनना, या फिर पक्षियों का अंडा देना। तो हाइड्रा में कली का बनना एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, कली का यानी कि मुकुल का बनना। नेक्स्ट है जीवों में जनन की मुख्य भूमिका किसकी होती है? ऊर्जा उत्पादन, पोषण, वंश वृद्धि या परिवहन। तो वंश वृद्धि के लिए जनन करते हैं। अगला है परागण के पश्चात जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं भैया? तो पहले बनता है भ्रूण, फिर बनता है बीज। तो पहले बनेगा भ्रूण, फिर बनेगा बीजाणु, तो पहले ही बन जाता है, ठीक, परागण से पहले ही। तो भैया भ्रूण। जीनोगैमी पौधे किसमें होता है भैया? नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर होता है जीनोगैमी, यानी कि परिनिषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन भाग लेता है? एक पुंकेसर, एक अंडाणु, 2 शुक्राणु, 2 अंडाणु, एक अंडाणु और 2 शुक्राणु, 3 अंडाणु, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है। शुक्राणु मतलब यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे एक अंडाणु और 2 शुक्राणु काम करते हैं। यहाँ पे शुक्राणु बोल दिया है किसको? नर जनन नर युग्मक को बोल दिया, इसलिए इसको रखेंगे। एक पुंकेसर और एक अंडाणु भाग नहीं लेता है। एक पुंकेसर मतलब तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, पुंकेसर भाग नहीं लेता, पुंकेसर के अंदर जो नर युग्मक होते हैं वो भाग लेते हैं। तो भैया इसको रखेंगे सी। अगला भ्रूणपोष का प्लाइडी स्तर क्या होता है? मतलब भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो भैया 3n होते हैं। परागकणों को जीविता को बढ़ाने के लिए उन्हें संग्रहित किया जाता है उच्च तापमान पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर या समान तापमान पर। तो इन्हें बेटा -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, जो कि तरल नाइट्रोजन होता है। बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूण निर्माण, बीजारोपण, बीजान्यास या बीजीकरण। तो इसे कहते हैं भैया बीजीकरण। अनिषेक जनन का उदाहरण क्या है? टमाटर, बैगन, मक्का, अमरूद, गाजर, चुकंदर या आलू और प्याज। तो भैया इसको रखेंगे आलू और प्याज, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का युग्मक का निर्माण नहीं होता। पुरुष जनन अंग में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? मूत्राशय में होता है, शुक्रवाहिनी में होता है, वृषण में होता है या प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है? तो भैया निर्माण होता है वृषण के अंदर। वृषण में शुक्राणु किस भाग बनते हैं? विषाणु, विषण नलिकाएं, एपिडिडमिस या वास डिफरेंस। तो भैया बनते हैं विषण नलिकाओं में, यानी कि शुक्रजन नलिका इसे कहेंगे। मानव में अंडोत्सर्जन कब होता है? मासिक धर्म के प्रथम दिन में, मासिक धर्म के 14वें दिन पर, 28वें दिन पर या किसी भी समय। तो भैया ये 14वें दिन पर बनते हैं। अगला चले, अंडाणु परिपक्वता के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है भैया? तो इसके लिए आवश्यक होता है FSH। FSH हार्मोन आता है तभी काम होता है। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं? अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। भ्रूण का आरोपण किस में होता है? तो भ्रूण का आरोपण निषेचन के 7वें दिन पर जाकर के गर्भाशय की भीतरी परत यानी कि इंडोमेट्रियम में हो जाता है। नेक्स्ट है मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषण देना, ऑक्सीजन निर्माण करना, भ्रूण का निष्कासन करना या फिर शरीर रक्षा करना। तो भ्रूण को पोषण देने का काम ये करता है। नेक्स्ट, मानव भ्रूण में लिंग निर्धारण किससे होता है भैया? तो ये होता है पुरुष के वायु गुणसूत्र के द्वारा। पुरुष में वीर्य निर्माण में भाग लेने वाली ग्रंथि कौन सी है? एपिडिडमिस, सेमिनल वेसाइकल, टेस्टिस या फिर लार ग्रंथि। तो सेमिनल वेसाइकल। भ्रूण के चारों तरफ पदार्थ से भरी थैली को क्या कहते हैं? कोरियन, एमनियन, योक सैक या एलेंटॉइस। तो इसे कहते हैं एमनियन।
नेक्स्ट है परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विवाह को बढ़ावा देना, जनसंख्या का नियंत्रण करना, स्त्री में शिक्षा देना या रोजगार सृजन करना। तो जनसंख्या का नियंत्रण करना ये परिवार नियोजन का प्रमुख कार्य है। कंडोम किस प्रकार की निरोधक विधि है? हार्मोनल, यांत्रिक, शल्य या प्रतिरक्षित? तो भैया यांत्रिक होता है या रोधक कहा जाता है। एमटीपी का पूरा नाम क्या है भैया? तो इसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सागर्भता का चिकित्सकीय समापन। नेक्स्ट, असंक्रमित यौन संबंध हेतु कौन सा रोग बाधा नहीं बनता है? सिफिलिस, एड्स, हार्पेज, कैंसर। तो कैंसर नहीं भैया, यौन संचित रोग बाकी सब तो हैं। नेक्स्ट है मेंडल ने प्रयोग किया मक्का पर, सूरजमुखी पर, मटर के पौधे पर, प्याज पर। तो इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। नेक्स्ट, पृथक्करण का नियम किसने दिया? तो भैया इन्होंने दिया था, मेंडल भाई साहब ने। विषम युग्मजीय व्यक्ति में केवल प्रधान लक्षण प्रकट होता है, इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रधान मतलब प्रभावी लक्षण। लाल आंख और सफेद आंख वाले मक्खी के प्रयोग संबंधित वैज्ञानिक है भैया, ये मॉर्गन साहब ने किया था। ए बी और समूह किस पर आधारित होता है? एलील पर, डीएनए पर, आरएनए पर, क्रोमोसोम पर। तो ये एलील से। डीएनए की द्विगुणी कुंडली की खोज किसने की थी? तो भैया ये की थी वॉटसन तथा क्रिक ने। डीएनए में ए और टी के मध्य कितने बंध होते हैं भैया? तो 2 बंध होते हैं हाइड्रोजन के। एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन के 2 बंध होते हैं। एडेनिन थाइमिन पूछा है ना? हाँ। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं होता है? तो थाइमिन नहीं होता। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में क्या बनता है? तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो जीन की इकाई होती है ओपेरॉन। बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए प्रवेश करता है बैक्टीरिया के आरएनए में, बैक्टीरिया की कोशिका में, बैक्टीरिया की झिल्ली में, बैक्टीरिया की कोशिका में करता है। हार्ट से चेप प्रयोग ने क्या सिद्ध किया? तो इन्होंने सिद्ध किया भैया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए प्रतिकृति का सिद्धांत कैसा होता है? अर्ध परिस्थितिक, असमान या पूर्ण नहीं, पूरक। तो ये अर्ध परिस्थिति यानी अर्ध संरक्षी होता है। जैकब का ओपेरॉन मॉडल किस पर आधारित है? डीएनए के संश्लेषण पर, आरएनए की संरचना पर, जीन की अभिव्यक्ति पर या फिर प्रोटीन के संश्लेषण पर? तो जीन की अभिव्यक्ति पर है। जैव विकास का प्रमाण क्या है? जीवाश्म बाबू। आदिम वायुमंडल में जीवन की उत्पत्ति हेतु आवश्यक गैस कौन सी थी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और H2O। तो यही सही उत्तर है। HIV का प्रभाव किस कोशिका पर होता है? RBC, T लासिका कोशिका, B लासिका कोशिका या प्लेटलेट्स पर? तो T लासिका कोशिका पर होता है, T लिम्फोसाइट। मलेरिया का कारक क्या होता है? तो मलेरिया का कारक होता है प्रोटोजोआ। एलर्जी में कौन सा रसायन स्रावित होता है? तो इसमें इंसुलिन, हिस्टामिन, ग्लूकेगॉन। तो हिस्टामिन होता है। BCG का टीका किसके लिए होता है? तो भैया तपेदिक यानी कि टीबी के लिए। पशु प्रजनन की उन्नत विधि क्या कौन सी होती है? तो संकरण होती है, कृत्रिम गर्भनाथ या पशु चारा? तो होती है भैया कृत्रिम गर्भाधान। एक ही प्रजाति के 2 उन्नत जीवों का संकरण क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन कहलाता है। जल संवर्धन किसमें किया जाता है? तो भैया जलचर जीवों में किया जाता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था भैया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई साहब ने। दही बनाने में उपयोगी जीवाणु कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। बीटी कपास में बीटी का अर्थ क्या होता है? बैसिलस thuringiensis। अल्कोहल तैयार करने में किस कॉक का प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। SCP का पूर्ण रूप क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन। कहीं पे है? हाँ, बी, सिंगल सेल प्रोटीन। बायोगैस में मुख्य कौन सी होती है? तो मीथेन होती है, CH4। अगला है भैया डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है
जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्लाज्मिड कैसा होता है? डीएनए का टुकड़ा होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है, तो वृत्ताकार डीएनए बाबू। अगला है, पहला जीन संवर्धित ट्रांसजेनिक पशु कौन सा था? तो एक चूहा था। अगला है, इंसुलिन उत्पाद हेतु प्रयुक्त जीवाणु कौन सा होता है? तो इंसुलिन को बनाते हैं ई कोलाई में। ठीक, बी है। हाँ, जीन थेरेपी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कैंसर के उपचार में, एचआईवी के उपचार में, अनुवांशिक के उपचार में, या बुखार के उपचार में? तो अनुवांशिक रोग के उपचार में किया जाता है जीन थेरेपी का उपचार, जैसे एडीए की कमी। भारत में जीन संवर्धित फसल के रूप में प्रयोग किया गया पौधा कौन सा है? मक्का, सोयाबीन, कपास या गेहूं? तो सबसे पहले कपास को बनाया गया। किसी क्षेत्र विशेष में जीव की जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा होता है? आनुवंशिकता, जन्म दर, या भोजन, या रूपांतरण? तो भैया ये करता है जन्म दर। किसी जैविक समुदाय की वह विशेषता जो समय के साथ नहीं बदलती है, वो है लिंग अनुपात। पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादक स्तर क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक? तो ये कहलाता है उत्पादक। ऊर्जा पिरामिड का आकार सदैव कैसा होता है? सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। अपघटक का कार्य क्या है? तो अपघटक का कार्य ऊर्जा बनाना, सूर्य की किरणें अवशोषित करना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, मृत जीव का विघटित करना। तो भैया मृत जीव को अपघटित करना ही अपघटक का कार्य होता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये जिम कार्बेट है भैया। अगला, जैव विविधता की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? शीत मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ओजोन परत का क्षय किस वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। 68वां है भाई, वनों की कटाई से उत्पन्न समस्या को क्या कहते हैं? अपघटन, वनों का विनाश, रासायनिक प्रदूषण? तो भैया वनों का विनाश ही तो कहेंगे, वनोन्मूलन। प्रदूषण का जैविक अर्धन किससे संबंधित है? भारी धातु से, जैव अपघटन पदार्थ से, विषैले पदार्थों के संचय से, या जैविक ऊर्जा से? तो विषैले पदार्थों के संचय से। 70वां क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को किसे नापा जाता है? तो इसे AQI मापा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। तो ये थे भैया 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं भैया लघु उत्तरीय प्रश्न पे। मैं आपको 10 लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, प्रजनन की क्या परिभाषा है? तो तरीका याद रखिएगा, वही है। पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, और हेडिंग डालोगे जो आपको लिखना है। जैसे आपसे पूछ रहा है प्रजनन की परिभाषा लिखो, तो प्रजनन की परिभाषा क्या होगी? प्रजनन की परिभाषा क्या होगी? पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव, ब्रैकेट लिखोगे, कुछ अपवाद को छोड़कर, कुछ अपवाद को छोड़कर अपना जीवन काल पूर्ण करने से पहले से पूर्व अपने समान एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। उत्पत्ति करता है। यह प्रक्रिया प्रजनन या जनन कहलाती है। ठीक, प्रजनन किसी जीव की प्रजाति का अस्तित्व
पृथ्वी पर सुनिश्चित करता है। ठीक, इसे भैया प्रजनन कहते हैं। चार देखो बेटा, प्रजनन दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक, दूसरा लैंगिक। हो गया। दूसरा क्वेश्चन है भैया, पुरुष पुष्प के मुख्य अंगों के नाम बताइए। तो पुष्प के मुख्य अंगों का नाम लिखो, तो यहां लिखो पुष्प। तो अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन का स्तर होता है। लैंगिक जनन का स्तर होता है का स्थल होता है, मतलब यही वो जगह है जहां पे लैंगिक जनन होता है पुष्प में। ठीक, इसमें प्रमुखता चार चक्र होते हैं। बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। इसमें लिखो पुमंग व जायांग में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। तथा इन्हें प्रमुख जनन अंग कहा जाता है। बस हो गया। प्रजनन स्वास्थ्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 प्रजनन स्वास्थ्य यानी कि जनन स्वास्थ्य की बात कर रहा है। इसमें लिखो WHO के अनुसार किसी व्यक्ति का जनन के संदर्भ में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक, इसे बनाए रखने हेतु
महत्वपूर्ण उपाय निम्न है, महत्वपूर्ण उपाय निम्न है। ठीक, तो इसी प्रकार से बबुआ लिखेंगे आप लोग भी, इसी तरह से आप भी लिखेंगे, थोड़ी सी भूमिका बनाते हुए लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अब इसको पॉइंट वाइज करके लिख लेते हैं भैया। पहला, जनन संबंधी जागरूकता का होना, जनन अंगों का स्वस्थ होना। ठीक, जनन अंगों का स्वस्थ होना, जनन संबंधी शिक्षाओं का को पाठ्यक्रम में शामिल करना, ठीक, शामिल करना। इसके अलावा जनन स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आयोजित करना। ठीक, तो ये हो गया भैया आपका प्रश्न संख्या 3। चौथा, मेंडल के प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया गया था और क्यों? तो प्रश्नोत्तर संख्या 4, तो मेंडल के प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया गया था? तो मेंडल के प्रयोग हेडिंग डालिए, लिखना, मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम को सिद्ध करने हेतु उद्यान मटर पाइसम सटाइवम का प्रयोग किया या उपयोग किया, इसका उपयोग किया। ठीक, इसके चयन के निम्नलिखित कारण थे। तो इसके चयन के निम्नलिखित कारण थे। पहला, तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? यह वार्षिक पौधा है। पहली बात, ये वार्षिक पौधा है, मतलब साल के 12 महीना मिलता है ऑस्ट्रिया में। दूसरा, इससे कम रख रखाव की आवश्यकता होती है, लो मेंटेनेंस है की आवश्यकता है। इससे जल्दी परिणाम प्राप्त होते हैं। यह द्विलिंगी पुष्प है। अगला, इसमें स्पष्ट लक्षण होते हैं। ठीक, इसमें पुष्प बंद होता है।
बंद होता है यानी स्वपरागण होगा। तो ये सब कारण थे कि मेंडल ने इस मटर के पौधे का चयन किया। अगला है गुणसूत्र और जीन में क्या अंतर है। प्रश्नोत्तर संख्या 5। समानता पूछना था, अंतर पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखो गुणसूत्र व जीन में अंतर। एक तरफ लिखोगे गुणसूत्र और एक तरफ लिखोगे जीन। ठीक, चलो ऐसे लाइन खींच लो, इसमें लिखोगे। ये लाइन होता है जा क्यों नहीं रही भैया। हाँ सही है, ठीक है। पहला लिखोगे यह एक जीव में केंद्रक में पाए जाते हैं, और यह गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, यह जीन को धारण करते हैं, इनके ऊपर जीन पाए जाते हैं, यह जीन को धारण करते हैं। ठीक, और नीचे अगर बात करें तो यह लक्षणों को जानकारी रखते हैं, ये लक्षणों की जानकारी रखते हैं। अगर इनकी बात की जाए गुणसूत्र की, इनमें गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, इनमें गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन हो सकता है और इनमें जीन उत्परिवर्तन होता है। तो ये है भैया तीन अंतर लिख दिया, हो गया। अंतर पूछा है भैया, समानता नहीं, समानता लिख सकते हो, पर यहां अंतर पूछा है। डीएनए की संरचना के बारे में संक्षेप में बताएं। तो 6 है भैया, तो डीएनए की संरचना वही पूछा है भैया। वाटसन और क्रिक का मॉडल आपको मैंने वाटसन क्रिक को बताया है, उसी को छोटा करके लिख दो, संक्षेप पूछा है। संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट में, तो आपको शॉर्ट में बता देना है क्या होता है। ठीक है, चलो लिख लें। तो वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए के या डीएनए की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्न है। कौन कौन सा है भैया? तो पहला है डीएनए द्विसूत्री कुंडलित संरचना है, पहली चीज। दूसरा,
दोनों सूत्रों में अंदर की ओर नाइट्रोजनी क्षार लगे होते हैं। ठीक, आमने सामने के नाइट्रोजनी क्षार, आमने सामने के नाइट्रोजनी क्षार हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, ठीक, आमने सामने के नाइट्रोजन क्षार हाइड्रोजन बंध जुड़े होते हैं। अगला, डीएनए के एक घुमाव में या एक चक्र में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं तथा इसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। वह 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य की दूरी मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये हो गया भैया क्या। अगला, डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये हो गया बबुआ, ये हो गया प्रश्न उत्तर संख्या 6। 7 पर आते हैं। आप उससे पूछ रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जो कि डार्विन ने दिया था। विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत पूछा है। प्राकृतिक चयन क्या है? चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति सदैव एक समान नहीं होती। प्रकृति सदैव एक समान नहीं होती तथा प्राकृतिक बदलाव में जो जीव अनुकूल होते हैं वह जीवित रहते हैं तथा जो जीव अनुकूल नहीं होते वह समाप्त हो जाते हैं। तो ये था भैया इनका सिद्धांत। ठीक, इस सिद्धांत को
का प्रमुख बिंदु योग्यतम की उत्तरजीविता था। तो ये हो गया भैया विकास का प्राकृतिक चयन के सिद्धांत। भैया आओ 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। संक्रामक और असंक्रामक रोगों में अंतर बताएं। बहुत सिंपल सा है। संक्रामक व असंक्रामक रोग। एक तरफ लिखो संक्रामक रोग, और एक तरफ लिखो असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग वह रोग जो पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसी माध्यम द्वारा फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण मलेरिया, एड्स, जुकाम आदि। तो इन्हें कहते हैं भैया संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से नहीं फैलते। उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण मधुमेह, कैंसर, मोटापा। तो इसे हम कहते हैं भैया असंक्रामक रोग। हो गया। चलो 90 पर आते हैं। कृषि में जैविक खेती के क्या लाभ है? तो आते भैया प्रश्नोत्तर संख्या 9 पर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है भैया हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 9, जिसका नाम है कृषि में जैविक खेती का क्या लाभ है। जैविक खेती क्या होता है बताता हूं। तो वर्तमान समय में कृषि में बहुत से रासायनिक कीटनाशक तथा रासायनिक
उर्वरक का प्रयोग होता है, उर्वरक का प्रयोग हो रहा है। ठीक, इससे बहुत से दुष्प्रभाव है। इन दुष्प्रभाव से बचने के लिए रासायनिक पदार्थों से रहित जैविक खेती का उपयोग किया जाता है। इसके लाभ निम्नलिखित हैं। इसके लाभ कौन कौन से होते हैं? पहला है भूमि की उर्वर क्षमता बनी रहती है। भूमि की उर्वर क्षमता बनी रहती है। किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। भूमि में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्मजीव की हानि नहीं होती। लाभदायक सूक्ष्मजीव की हानि नहीं होती। नहीं, बस हो गया, इतना लिख दिया, पूरे नंबर मिल गए। एक और लघु उत्तरी देख लेते हैं भैया। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? ठीक, जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन भैया जैव प्रौद्योगिकी क्या है, चैप्टर नंबर 11 से है। तो किसी जीव का प्रयोग करके मानव कल्याण हेतु वांछित या लाभदायक उत्पाद प्राप्त करना वांछित या लाभदायक उत्पाद प्राप्त करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जीन अभियांत्रिकी, जीव अभियांत्रिकी, जीव लिख गया क्या? जीन, हाँ, जीव अभियांत्रिकी को रखा गया है, को रखा गया है। इसमें किसी एक जीव के लक्षण को
दूसरे जीव में स्थानांतरित किया जाता है, तो हो गया भैया जैव प्रौद्योगिकी। भैया ये थे 10 क्वेश्चन लघुत्तरी में से। बाकी क्वेश्चन है जैसे कि RDT यानी कि रिकॉम्बिनेंट टेक्निक का उपयोग किन लक्ष्यों के लिए किया जाता है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं, आपको कोई दिक्कत होती है, पहला तो आप कोशिश करिएगा खुद से करने की। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको इसी क्लास के साथ एक PDF और प्रोवाइड किया जाएगा, उस क्लास के PDF में इसके आंसर लिखे होंगे। भैया होमवर्क इसका भी होगा आपका, अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है, जैव विविधता का क्या महत्व है, अलैंगिक प्रजनन के कुछ उदाहरण दीजिए, आरएनए के प्रकार बताइए, थैलेसीमिया क्या है, निषेचन के चरण क्या हैं, DNA की प्रतिकृति की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन दीजिए, लैमार्क का सिद्धांत बताइए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। तो आप पहले तो कोशिश करिए खुद से लिखने का, और अगर नहीं लिख पाएंगे तो आपको दौड़ करके जाना है, PDF देख करके इसका आंसर लिखने का प्रयास करिएगा बबुआ, ठीक है। अब आइए मैं आपको कुछ दीर्घ प्रश्न कराता हूँ। यहाँ 21 से लेकर 26 तक 6 क्वेश्चन हैं, इनमें से 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पुष्पी पौधे में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करें जिसमें परागण, निषेचन और बीज का विकास शामिल हो। तो पूरा बताना है आपको, ठीक है। चलो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इसका पहले प्रश्नोत्तर संख्या आप 21 देख लो। पूछ रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन क्या होता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन हेतु विशेष संरचना पुष्प होती है जिसमें विभिन्न लैंगिक अंग होते हैं। इनमें इन लैंगिक अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है। साथ ही इसमें निषेचन व बीज निर्माण भी होता है। तो भैया पहले तो आप फूल के बारे में कुछ बताओगे, और हो सके तो भैया पहला काम क्या करना है, आपको एक पुष्प का डायग्राम बना देना है जिसमें आप पुष्प के घटक को दिखा रहे हो। भैया एग्जाम में पूछे ना पूछे, आप अपने आंसर को हमेशा डायग्राम से जस्टिफाई करने का प्रयास करिए। ठीक ऐसे होता है। बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। दिखा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां लिखोगे
एक पुष्प में लैंगिक जनन की घटना निम्न अवस्थाओं में पूर्ण होती है, भैया थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना है। पहला है निषेचन पूर्व घटना, ठीक। इसके अंतर्गत युग्मक जनन व युग्मक स्थानांतरण आते हैं, युग्मक स्थानांतरण आते हैं। पहला है युग्मक जनन, तो भैया सब कुछ लिखाऊंगा। युग्मक जनन क्या होता है? नर भाग पुमंग में नर युग्मक का निर्माण, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इस प्रक्रिया से नर युग्मकोद्भिद परागकण, ठीक, परागकण का निर्माण व इसमें नर युग्मक जनन कोशिका का निर्माण होता है। तो भैया बताओगे आप, देखो कैसे शॉर्ट में लिखा आपने। अब आपको बहुत डिटेल नहीं देना है कि शुरू हो जाओ एकदम बताना शुरू, बहुत ज़्यादा समय बीत जाएगा। तो इस तरह से लिखोगे। तो पहले आपने जैव कोशिका के बारे में लिख दिया, नर युग्मक के बारे में। इसी में आगे लिखोगे इसी प्रकार मादा भाग जायांग में मादा युग्मक का निर्माण अंड जनन कहलाता है। अंड जनन कहलाता है, ठीक। इसमें मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश व मादा युग्मक बनते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना, पहली घटना क्या होती है? युग्मक जनन होती है। उसके बाद दूसरी घटना क्या होती है? युग्मक स्थानांतरण यानी कि परागण। इसी को परागण कहते हैं। इसको लिखोगे परिपक्व पराग कोश से तो परिपक्व पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक जाना
परागण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है भैया, बहुत डिटेल में ही जाना है। अगर आप बहुत डिटेल में जाओगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, यही में फंस जाओगे। तो देखो कैसे चीज़ों को शॉर्ट किया जा रहा है यहाँ पे। यह 2 प्रकार का होता है। एग्जामिनर को ये बताना है कि हमको आता सब है, आप डिटेल पूछोगे तो डिटेल में बताएंगे। स्वपरागण तथा परपरागण। स्वपरागण तथा परपरागण। परागण हेतु विभिन्न प्रकार के सजीव व निर्जीव अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो मधुमक्खी द्वारा, बस ऐसे नाम लिख दो। तो ये हो गया भैया आपका, ठीक, आपका क्या हो गया यहाँ पे 2 चीज, ठीक। युग्मक निषेचन पूर्व घटना। अब अगला लिखोगे निषेचन, दूसरी घटना भैया निषेचन। आवृत बीजी पादपों में परागण पश्चात वर्तिकाग्र पर परागकण को सुनिश्चित करने हेतु परागकण स्त्री के संकर्षण नामक प्रक्रिया होती है। नामक प्रक्रिया होती है, ठीक। उसके बाद इस प्रक्रिया के पश्चात परागनली का निर्माण बीजांड तक होता है, जिसमें 2 नर युग्मक भ्रूण कोश में पहुंचकर अंड कोशिका तथा एक तो अंड कोशिका से तथा द्वितीय केंद्रक से या ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे उसे, ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन करके द्विगुणित युग्मनज व त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाते हैं। यह प्रक्रिया द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाती है।
द्विनिषेचन कहलाती है। ठीक, तो ये हो गया निषेचन। फिर लिखोगे निषेचन पश्च घटना, तीसरा स्टेप। दोहरा निषेचन के पश्चात बने भ्रूणपोष का उपयोग करके युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, युग्मनज क्या करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, यह भ्रूण बीजांड में विकसित होता है तथा बीजांड परिवर्तित होकर बीज का निर्माण करता है। बीज का निर्माण करता है। एक लाइन और लिखेंगे, बीज रूपांतरित बीजांड है जिसमें बीजावरण, भ्रूण या भ्रूणी अक्ष तथा बीज पत्र पाए जाते हैं। ठीक, निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है। ठीक, बस हो गया। देखो भैया, क्वेश्चन क्या पूछा था? लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कर जिसमें परागण, निषेचन और बीज विकास शामिल हो। तो सब कुछ बता दिया भैया। परागण के बारे में बता दिया, यहाँ पे देखो परागण क्या होगा, निषेचन के बारे में बता दिया और बीज के बारे में बता दिया। तो ऐसे लिखो भैया जब आंसर आएगा। प्रजनन स्वास्थ्य और इसके महत्व पर विस्तृत चर्चा करिए। इसमें प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से समाधान भी शामिल करिए। और देखते हैं भैया, बाईस। तो प्रजनन स्वास्थ्य यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो प्रजनन स्वास्थ्य क्या है? आओ, अगर हम प्रजनन स्वास्थ्य की बात करें, पहले इसके बारे में बात करते हैं। WHO के अनुसार जनन के संदर्भ में किसी व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक व सामाजिक रूप से स्वास्थ्य
रूप से स्वस्थ होना, ठीक, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, प्रजनन स्वस्थ कहलाता है या जनन स्वास्थ्य कहलाता है। इसी को प्रजनन स्वास्थ्य या जनन स्वास्थ्य कहा जाता है, कहलाता है, ठीक। इसके महत्व क्या होते हैं? प्रजनन स्वास्थ्य का महत्व, ठीक। किसी भी, ठीक, जनसंख्या में प्रजनन स्वास्थ्य अगले पीछे लिखते हैं बेटा, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इससे आबादी में का आकार सुनिश्चित होता है। भैया आकार बढ़ जाएगा, जनसंख्या का नियंत्रित हो जाती है, होता है, ठीक है। एसटीडीज के बढ़ने का खतरा कम होता है, कम होता है। बाल विवाह, बाल विवाह, गर्भावस्था से संबंधित भ्रांतियों का विनाश होता है, भ्रांतियों का विनाश होता है। का विनाश होता है, ठीक। तो एक तीसरा चीज क्या पूछा है? प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी होती? पहला, जनन अंगों से संबंधित बीमारियां और यौन संचित रोग का बढ़ना, रोगों का बढ़ना। तीसरा, बाल विवाह, ठीक, छोटी उम्र में गर्भधान, छोटी उम्र में गर्भधारण होना, शिशु व मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, शिशु व मातृ मृत्यु दर में वृद्धि। इसके अलावा पांचवा, मासिक चक्र संबंधित कुरीतियां, ठीक, और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि।
तो ये है भैया जनरल स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं। अगली चीज पूछा भैया जनरल स्वास्थ्य को इसके समाधान क्या होगा। भारत सरकार द्वारा द्वारा 1951 में जनरल स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने तथा इससे संबंधित समस्याओं को समाप्त करने हेतु परिवार नियोजन नामक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया गया। जिसके उद्देश्य निम्नलिखित है। कौन कौन से? जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा यौन संचित रोगों में कमी, तीसरा शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी, चौथा यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, पांचवा प्रसवोत्तर देखभाल की शिक्षा। तो ये सब क्या थे? इसके कुछ उद्देश्य थे। किसके? भारत सरकार द्वारा समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, जनसभा, स्लोगन आदि के द्वारा यह कार्यक्रम राष्ट्र में चलाया गया, जिसके परिणाम निम्नलिखित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृ व शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी आई। इसके अलावा यौन संचित रोगों में कमी आई।
छोटे परिवार की वृद्धि हुई, मतलब लोग छोटे परिवार की ओर आ गए। ठीक। जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिली, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिली पर जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिलना शुरू हो गई। तो भैया ये था आपका इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के सिद्धांत की व्याख्या करें, इसमें मेंडल के नियमों को विस्तार से बताएं और उनके प्रयोगों का वर्णन करें। अच्छा, और कौन क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन कर दूंगा। डीएनए की संरचना और कार्यक्रम विस्तार से लिखें, चलो ये भी वो करवा चुका हूँ। तो पोषक महत्व होता है, पोषक की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जय प्रौद्योगिकी प्रकार, चलो ठीक है ये बता देता हूँ, क्योंकि मैं मंडल के नियम को बता चुका था इसलिए मैंने सोचा कुछ और करते हैं, लेकिन ठीक है ये बता देते हैं क्योंकि इस तरह क्वेश्चन भी आता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 23, ठीक। अनुवांशिकी के सिद्धांत, आओ देखते हैं। ठीक है, देखो प्राचीन समय से ही विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा यह खोज प्रारंभ हो गई कि जनक के लक्षण का संतान में वंशागति किस सिद्धांत के द्वारा होती है, किस सिद्धांत के द्वारा होती है। अनेकों वैज्ञानिक ने इसके संदर्भ में प्रयोग व सिद्धांत दिए, परंतु वह अपूर्ण रहे। ठीक। 1856 से 1863 तक ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग व उनसे प्राप्त निष्कर्ष ठीक सर्वाधिक मान्य नियम है। तो मेंडल ने जो नियम बताया था वही अब माना जाता है, जो कि उन्होंने 1856 से 1863 तक अपने प्रयोग से निकाले थे। भाई अब मेंडल के प्रयोग बताओ। मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग व उनसे प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित है। तो पहला है भैया मेंडल का प्रयोग देख लो। देखो कैसे लिखा जाएगा, अगर मेंडल के प्रयोग और तीनों नियम एक साथ पूछ रहा है तो उसको लिखने की कला देखो, कैसे उसको आप इंटीग्रेट करोगे। मेंडल के प्रयोग पहले लिखो,
तो मेंडल ने उद्यान मटर पर वर्ष 1856 से 1863 तक अपने प्रयोग किए। यह प्रयोग एक संकरण व द्विसंकरण के रूप में थे। एक संकरण व द्विसंकरण के रूप में थे। एक संकरण नियम प्रयोग, एक संकरण प्रयोग क्या किए थे मेंडल ने? मेंडल ने मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी व बौने पादप स्मॉल टी के मध्य कृत्रिम संकरण कराया। कृत्रिम संकरण कराया जिससे प्राप्त F1 पीढ़ी के सभी पादप विषम युग्मजी लंबे थे। विषम युग्मजी यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी रूप से लंबे थे। ठीक। F1 पीढ़ी पादप के स्वपरागण से F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, जिसमें 75% लंबे व 25% बौने पौधे थे। ठीक, तो जरा इस F1 F2 को निकाल के देख लेते हैं। डायग्राम बनाना बच्चों मस्ट है, जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे आपको एक नंबर ना मिलेगा। तो इसे दिखाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ लिखो ये है लंबा पौधा और यहाँ लिखो ये बौना पौधा। तो लंबे पौधे से बने ये युग्मक, बौने पौधे से बने ये युग्मक। एक तरफ लिखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है भैया पी पीढ़ी और ये है F1 पीढ़ी। तो यहाँ जितने पौधे प्राप्त हुए ठीक, तो यहाँ सभी लंबे पौधे। फिर इन पुनः ने क्या किया, F1 पीढ़ी लिया, स्वपरागण किया, युग्मक बने कुछ ऐसे,
ठीक, तो इसमें क्या देखने में मिला, ये लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, और ये बौना पौधा है। तो इसे क्या मिला, फिनोटाइप मिला भैया इसका। तीन अनुपाते एक का, और जीनोटाइप मिला 1:2:1 का। ठीक, यह है एक संकरण। अब यहां लिखोगे एक संकरण प्रयोग से मेंडल ने दो नियम प्रस्तुत किए। कौन कौन से? एक संकरण से मेंडल ने दो नियम प्रस्तुत किए। पहला है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है भैया, याद रखना, ये डायग्राम बनाना मस्ट है। जब तक आप ये डायग्राम नहीं बनाओगे एग्जाम में आपको नंबर नहीं देगा। ठीक, क्योंकि ये बात जो यहाँ लिखी है इतनी बड़ी छोटी सी ना, वो यही लिखी है, ये वाली, ये ही चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, विषम युग्मजीय अवस्था में दो एलील में से कोई एक एलील का लक्षण प्रकट होता है तथा दूसरा लक्षण प्रकट नहीं होता ठीक, प्रकट लक्षण को प्रभावी लक्षण, अप्रकट लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। दूसरा पृथक्करण का नियम। दो नियम निकाले थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है, युग्मक जनन के दौरान एलील का जोड़ा पृथक होकर युग्मकों में वंशागत होता है। तो ये हो गया भैया आपका पृथक्करण का नियम। तो मेंडल के दो नियम बता दिए। अब भैया द्विसंकरण भी बता दो। द्विसंकरण प्रयोग उससे निकले नियम को दिखा देंगे, हो जाएगा। देखो कितना शानदार तरीके से आप इसको नियम बताते जा रहे हो, प्रयोग बताते जा रहे हो, ऐसे लिखना आप भी। तो मेंडल ने एक साथ दो लक्षणों को केंद्र में रखकर प्रयोग किए। उन्होंने
उन्होंने गोल पीले बीज कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई वाले पादप का संकरण पादप व झुर्रीदार हरा यानी कि स्मॉल आई स्मॉल वाई पादप के मध्य संकरण कराया। F1 पीढ़ी में सभी पीले व गोल प्राप्त हुए तथा F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 का फिनोटाइप प्राप्त हुआ। अब बना के दिखाओ। जब तक बनाओगे नहीं तब तक नंबर मिलेंगे नहीं। तो इससे क्या प्राप्त होगा F1 पीढ़ी में गोल व पीला बीज, गोल व पीला पौधा। अब क्या करेंगे, इनके मध्य में जब हम क्या करा देंगे, संकरण कराएंगे, तो यहाँ पे 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। चार प्रकार के युग्मक बनेंगे। चारों के बीच में हम क्या कराते हैं, संकरण करा के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 4 प्रकार के युग्मक बने थे। थोड़ा इधर करना पड़ेगा जगह के। F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, देखो F2 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, युग्मक लिख लो। चल ठीक, चल चल
ठीक, इस तरह बन गया। भेद कहूँ कहाँ गलती आ रही है। चलो अब आओ, ठीक। तो भैया इसमें फिनोटाइप मिला था, फिनोटाइप मिला है आपका 9:3:3:1, और जीनोटाइप मिला है भैया 1:2:1:4:2:1:1 का। ठीक है, तो ये इस तरह आपको दिखाना है पूरा बना करके। अब यहाँ पे बस नियम लिख दोगे, हो जाएगा। द्विसंकरण से मेंडल ने अपना तीसरा नियम प्रस्तुत किया। अपना तीसरा नियम प्रस्तुत किया। स्वतंत्र अपघटन का नियम प्रस्तुत किया। किया इसके अनुसार, इसके अनुसार एक लक्षण की, ऐसे लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति कराई जाती है, तब एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती तथा लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में युग्मकों में वंशागत होते हैं। भैया इसे कहते हैं मेंडल का तीसरा नियम। तो ये था भैया आपका पूरा का पूरा नियम, और विथ डायग्राम विथ प्रयोग। ठीक है, बाकी बच्चे क्वेश्चन डीएनए की संरचना का और उसके कार्य का वर्णन भैया आप कर लेना, और अगर ना कर पाओ कोशिश करना, अगर आप ना कर पाओ तो भैया उसके बाद आप कोशिश करना कि आप पीडीएफ का इस्तेमाल करना। मानव स्वास्थ्य में पोषण का महत्व बताइए, और पोषण कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती वो भी आप बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो पीडीएफ में देखिएगा। जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग का विस्तृत वर्णन करिए, कहाँ कहाँ जैव प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है, मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। कृषि के क्षेत्र में कैसे की जाती है, चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे की जाती है, पर्यावरण के लिए कैसे की जाती है, सब बताया। पर्यावरण के लिए भैया आप जैव नियंत्रक के बारे में लिख दोगे बस। तो भैया ये था आपका मॉडल पेपर नंबर 3। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगली क्लास में बेटा मिलते हैं जिसमें मॉडल पेपर नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आप भी एक काम करिए, घर में बैठ करके 3 घंटे का टाइमर लगा करके इस पूरे पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और आपको लिखने का तरीका समझाएगा। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।